जय हिंद कैंडिडेट। तो मैं अपनी पूरी जर्नी फेस टू की फिजिकल से रिलेटेड आपको साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम मेरी रिपोर्टिंग टाइम, मेरा फिजिकल 4 अगस्त को था, 4 अगस्त 2023, और 11 ASC गुवाहाटी मेरा सेंटर लगा था। तो मैं MP भोपाल से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ से आया था। लगभग 3 दिन मुझे वहाँ आने में लगे थे। तो स्टार्टिंग में जब मैं गुवाहाटी पहुंचा, जहाँ पे VIP चौक, जहाँ पे एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है 11, तो नाइट में मुझे रुकना था। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चला और सुबह फिजिकल भी लेना था, तो मैंने इतना खोजा नहीं और एक होटल ले लिया। तो होटल मेरे को मिला फर्स्ट डे 500 रुपये में गाइस। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सस्ता ही मिल जाता है, क्योंकि यहाँ एक नाइट के मतलब 200 रुपये भी चार्ज करते हैं और आसानी से मतलब नॉर्मल मिल जाता है होटल। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो उस दिन क्रिकेट मैच था, तो सबसे पहले तो मैंने नाइट तक तो क्रिकेट देखा 11 साढ़े 11 बजे। मैं बिल्कुल चिल था, मुझे कोई टेंशन नहीं था फेस टू का, क्योंकि मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी थी। तो फिर मैं नाइट में 11:30 बजे के समथिंग क्रिकेट देख के सो गया। सुबह 4 बजे उठा। मेरे पड़ोस में एक बंदा था राजस्थान का, उसने मेरा गेट बजाया। तो मैंने अलार्म भी लगा रखे थे वैसे तो, पर उसने गेट बजाया तो मैं उठा, नहाया, और भैया मेरे को केले ला के दे दिए थे 2 किलो। तो मैंने एक आध केला खाया उसमें से और बैग में डाला, और नहा के अपना जो भी था शॉर्ट्स वगैरह, वो सपोर्टर और जो अपने रनिंग किट थे उनको पहन के, और जूते वगैरह पहन के, टी शर्ट वगैरह पहन के भैया से मिल के, और मैं चला गया फेस टू देने। तो फेस टू देने के लिए वहाँ पे गेट के सामने काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। तो उसमें सबसे पहले अपना 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड और फेस टू का एडमिट कार्ड तीनों देख के हमें अंदर एंट्री करवा दी गई। जिसके बाद एंट्री करके और हमें एक जगह पे बिठा दिया गया। जिसके बाद में बिठाने के बाद में हमें कुछ फॉर्म्स दिए गए, जिन फॉर्म को फिल करना था। जो इंडेमनिटी, रिस्क सर्टिफिकेट, टैटू सर्टिफिकेट जो अपन फेस टू के लिए एडमिट कार्ड के साथ अटैच होते हैं, उनको प्रिंट आउट निकलवा के, कलर प्रिंट आउट चाहिए, और वो निकलवा के और वहाँ पे सबमिट किए। वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ मेरा, और उसके बाद अंदर चला गया। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद बैग वैग जमा करवाए और सारा सामान रखवा के और लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद में जो बंदों का ग्रुप था, वो लगभग एक गाड़ी में 50-50 बंदे थे। तो हमें वहाँ से बिठा के, गाड़ी में बिठा के, लाइन में लग के गाड़ी में बिठा करके और एयरफोर्स स्टेशन में ले जाया गया। वहाँ पे लगभग 100 बंदों, 80 से 100 के बंदों के बीच में हमारा ग्रुप बना रनिंग का। और रनिंग ग्रुप के लिए वो पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने को कि कैसे दौड़ना है, कितना ट्रैक है, कैसा क्या है। वहाँ पे 11 ASC सेंटर गुवाहाटी में ट्रैक नहीं है, रोड पे दौड़ाते हैं। और ट्रैक लगभग 1600 पूरा नहीं है, 1500 मीटर के समथिंग होगा, 1450 से 1500। तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम देते हैं 7 मिनट, और रास्ते में उनके बंदे खड़े रहते हैं। अगर अपन नॉर्मल स्पीड से भी दौड़ो तो आराम से रनिंग क्लियर कर सकते हैं। तो रनिंग के पहले हमें इंस्ट्रक्शन देके और सभी बंदों को मतलब लगभग 30 सेकंड दिए कि किसी को टॉयलेट पानी करना हो तो कर लो। तो सभी बंदे भागे और टॉयलेट की, और फिर रनिंग में हमें इंस्ट्रक्शन देके, और हमारे पीछे एम्बुलेंस भी चल रही थी ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो वो जाके एम्बुलेंस में बैठ सकता है। ये सब आपको बताएंगे इंस्ट्रक्शन के साथ। फिर एकदम से जो ऑफिसर्स है वो विशल बजा देते हैं और सभी बंदे भागने लगते हैं। तो भागते भागते अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो आपकी सांस फूलने लगेगी, लेकिन भाई रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो मान लो कि आप फेस टू से बाहर, रनिंग में बाहर हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत रखी और रुके नहीं, तो लगभग 1300 साढ़े 1300 मीटर जाने के बाद में एक राइट टर्न होता है। तो 100 मीटर का राइट टर्न है, तो 100 मीटर उस पर भागना है। रोड रनिंग करवाते हैं, और वहाँ से जैसे ही रनिंग क्लियर हुई तो रनिंग के बाद में अपने को ग्राउंड में कर देते हैं। ग्राउंड में लगभग अपने को 3 से 4 मिनट देते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो रिलैक्स करो अपना, और फिर लाइन वाइज सबको खड़ा कर देते हैं।
जैसे ग्राउंड में होते हैं अपन फिजिकल के लिए तैयारी करते हैं, तब जो बंदे साथ में करते हैं ऐसी तैयारी होती है। फिर लाइन में लगा कर सबको चूने की लाइन बननी होती है, और आगे के मतलब पुशअप्स के लिए वो अपने को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो के पुशअप कैसे लगाते हैं उनके बंदे पहले अपने को गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे लगाना है, अगर पोस्चर गलत हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन भाई बहुत कम बंदे रिजेक्ट होते हैं उसमें। रनिंग में मुश्किल से 2 या 3 बंदा रिजेक्ट होता है। रनिंग का तो मैंने आपको बता दिया। पुशअप के लिए वो इंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है। देखने का मन तो करता है, पर जब अपने को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि छोटी सी भूल और अगर अपन उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये अपने को देख नहीं रहे हैं, बीच में लग जाता हूँ, इधर लग जाता हूँ, लापरवाही कर दूँगा। भाई उनकी नज़र सभी जगह पर होती है, तो अच्छे से फॉलो करना है, इतना कोई टफ नहीं है। जिसके बाद में पुशअप लगवाते हैं 10 और बिल्कुल होल्ड नहीं करवाते हैं, जैसे अपन नॉर्मल लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं। कभी कभी एक आध सेकंड का होल्ड हो जाता है बीच में, पर अधिकतर कोई होल्ड नहीं करवाते हैं, नॉर्मल होता है। जिसके बाद अपने को स्क्वाट्स लगवाते हैं 20। स्क्वाट्स के लिए भी वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि पैरों को कितना कंधे की चौड़ाई में खोलना है, हाथ को सामने करना है, हाथ नीचे नहीं आना है, पूरा बताते हैं। जिसके बाद में स्क्वाट्स लगवाते हैं तो स्क्वाट्स में भी कोई खासा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस 17-18 होते होते ऐसा मन करता है कि हाथ दर्द कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, लेकिन भाई 2-4 स्क्वाट्स की और बात होती है तो इतना एडजस्ट करो, क्योंकि अपन ने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक आए हैं तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद भाई जो सिटअप्स होती है तो 10 सिटअप्स होती है, उसके लिए भी नॉर्मल अपने को लिटा देते हैं, और सिटअप्स की पोजीशन में पे लिटा के और खड़े होके पैरों को टच करना होता है, फिर वापस जाना होता है, और हाथ ऐसे मतलब पास पास में नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी वो कंप्लीट गाइड करते हैं। बस ये तीनों प्रोसेस होने के बाद वो फिर से अपने को उनकी गाड़ी में बिठाकर यहाँ पे ले आते हैं 11 ASC में, और यहाँ पे आके अपने को बाहर अपने बैग टच करने देते हैं ताकि अपने को कुछ खाना वाना हो। थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। फिर अपने को बोलते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट से लेके पेन पेंसिल जो भी हो, अपना सामान जो लिखा हो, ग्लू स्टिक, फ़ोटो वगैरह सब लेके, और एक जगह पे ग्राउंड में बिठा देते हैं। ग्राउंड मतलब स्पेस टाइप होता है वहाँ पे, उसमें बिठा देते हैं, और फिर वहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शन करते हैं और 2 फॉर्म देते हैं। तो अपने को फॉर्म भरता है कि एडिशनल स्किल का होता है, उसके लिए वो पूरा गाइड करते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, क्या करना है। और फिर 3 बंच बनवाते हैं अपने सर्टिफिकेट्स के, जो अपन ने फ़ोटोकॉपी करवाई है उनकी, उसमें 10-12 की मार्कशीट होती है, और एक और कोई सा डॉक्यूमेंट होता है, अभी मैं भूल रहा हूँ शायद, पर वो पूरा बताते हैं आपको। उनको बंच करना होता है, जिसके बाद में वो बंच करने के बाद में सबको एक हॉल टाइप का बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें लगभग 400-500 बंदे आ सकते हैं, सबको अंदर करते हैं, और फिर उसमें बिठा के और गाइड करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। फिर सब करके और अपने को PIQ फॉर्म चलती रहती है प्रोसेस। फिर जिन जिन का GD में नंबर आता जाता है, फिर PIQ फॉर्म देते हैं। PIQ फॉर्म के बाद बायोडाटा फॉर्म देते हैं। PIQ फॉर्म भाई अपने को खुद से भरना है, उसके लिए कोई गाइड नहीं करेगा कि सर इसमें क्या आएगा, सर इसमें क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। तो वो अपनी समझ से भरना है। फॉर्म बिल्कुल नॉर्मल होता है, घबराना नहीं है, और आराम से फॉर्म को भर सकते हो तुम। जिसके बाद बायोडाटा फॉर्म देते हैं। बायोडाटा फॉर्म में ऑफिसर से थोड़ा थोड़ा गाइड कर देते हैं, तो बायोडाटा फॉर्म भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। और जैसे ही अपन ने बायोडाटा फॉर्म को अपन से कलेक्ट कर लेते हैं, तो अपनी ग्रुप के आगे लाइन में आगे जो बंदा होता है, और लाइन से वो कलेक्ट करके, और जैसे जैसे बायोडाटा फॉर्म में नाम आने लगते हैं अपने, वैसे वैसे GD के लिए बुलाने लग जाते हैं। GD में लगभग 18 बंदे होते हैं, और GD के टॉपिक बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि GD की प्रोसेस क्या है। और जितनी देर GD चलती है उतनी देर सभी बंदे बैठे रहते हैं। तो उसमें अपने को टॉयलेट के लिए और पानी के लिए छूट देते हैं, मतलब कि अपन कभी भी जा सकते हैं उठ के अपनी प्लेस से। बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देर पूछना पड़ता है, फिर बाद में तो अपनी मर्ज़ी से उठ के चले जाओ। तो GD के लिए फिर अपने को GD के लिए बुला लेते हैं, तो 8-10 मिनट तो अपनों को बैठा के रखते हैं GD वाले, ताकि अपने नाम वाम नोट डाउन करे वो, उनके पास जो फॉर्म होता है उसमें से।
फिर अपने को बताते हैं कि जीडी क्या है, कैसे देनी है। और फिर एक पैराग्राफ होता है अपना जो भी टॉपिक हो जीडी में, तो पैराग्राफ को वो पढ़ के सुनाते हैं। अपने को एक रफ शीट देते हैं, तो रफ शीट में अपने को उसके की पॉइंट लिखने होते हैं कि इन विषय पे मैं अपनी जीडी को डिस्कस करूँगा और अपने पॉइंट्स रखूँगा। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाते हैं जो जीडी से रिलेटेड होता है, जीडी का टॉपिक होता है अपना। और उसको देखने के बाद में जीडी का वो टॉपिक अपने को लगभग 10 मिनट देते हैं, ताकि एक फ़ाइनल पेज पे, फाइनल टेक्स्ट पे अपनी जीडी का पूरा मतलब पैराग्राफ वाइज या जैसे भी अपन ने तैयारी की है वैसे उस स्टोरी को या उस टॉपिक को, जीडी का जो भी अपन से जितना जो 10 मिनट में लिखा जा सकता है उतना लिखना होता है। फिर सबके पेज कलेक्ट कर लेता है कोई एक बंदा, और फिर असेसर को सबमिट करके अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर सबका नंबर लगता है एक एक करके, तो अपने को उसमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। और वो 1 मिनट का टाइम मिलता है इंट्रोडक्शन के लिए। वो बोलते हैं कि इंटरव्यू छोटा रखना है अपना और टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन बंदे इंटरव्यू इतना लंबा दे देते हैं, 35-40 सेकंड उसमें करते हैं, तो उसमें बाद में टॉपिक के लिए कम टाइम बचता है, तो अपन अपना मैसेज उनके पास सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखना है और अपने टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। जिसके बाद में पूरा सबका एक एक करके हो जाता है इंट्रोडक्शन और जीडी का टॉपिक, जिसके बाद में पूरा ग्रुप एक साथ बोलने लगता है। उसमें खिचड़ी बहुत पकती है, फिश मार्केट हो जाता है पूरा, बंदे एक दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं। मतलब कि सब यूँ सोचते हैं कि अभी टाइम मिल रहा है, बाद में तो अपने को बोलने ही नहीं देंगे और अपने को जीडी आउट कर देंगे। भाई वो स्क्रीन इन जैसा नहीं है कि उसमें बोलने का चांस नहीं मिलेगा, इसमें आराम से बोलने का चांस मिलता है सबको, क्योंकि थोड़ी देर बाद सबके पॉइंट्स ख़त्म होने लगते हैं लगभग। तो अगर आपको स्टार्टिंग में चांस नहीं मिल रहा तो बाद में बोल लो। और जैसे फिश मार्केट के बाद में एकदम से मतलब धीरे धीरे करके बंदे चुप होने लगते हैं। फिर असेसर को जब समझ में नहीं आता फिश मार्केट में, तो वो 4-4 बंदों के ग्रुप बना देते, 18 में से 4-4 5-5 के 4 ग्रुप, और उनकी जीडी करवाते हैं। तो उसमें बंदे को सफिशिएंट टाइम मिलता है, तो उसमें अपने पॉइंट मारते रहो। एक आध बंदा तो ऐसा होगा जो ज़्यादा बोलेगा ही सही। लगभग एक ग्रुप में 18 बंदों में से 2 बंदे तो ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा ही बोलते हैं, मतलब हद से भी ज़्यादा। बहुत बार तो असेसर उनके चेस्ट नंबर बोल के और उनको रुकने का बोलते हैं, थोड़ी बहुत देर रुकते हैं फिर बोलने लगते हैं। तो भाई ऐसे ज़्यादा बोलने में बहुत बार बंदे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। अपने को क्या बस वॉइस लाउड, अपनी वॉइस है ना थोड़ी लाउड रखनी है और इजीली हो जाता है। तो 4-4 बंदों के ग्रुप में अपने को आराम से टाइम मिलता है। और फिर 4-4 बंदों के बाद में फिर साथ में करते हैं। लगभग हमें अब मेरी जीडी में मुझे 1 घंटे 10 से 15 मिनट का टाइम मिला था पूरी प्रोसेस में। तो भाई इतना टाइम सफिशिएंट होता है, आराम से अपने को टाइम मिल जाता है। मेरा तो टॉपिक थोड़ा सा टफ फंस गया था, डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल टॉपिक था मेरा। तो उसमें क्या कीवर्ड में सही से नोट नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने ना जब सब बंदे शांत हो तो कोई पॉइंट ऐसे दे मारे थे ताकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा जीडी में आसानी से हो जाएगा। तो जीडी होने के बाद फिर से अपने को हॉल में लाके बिठा देते हैं, और जब सभी बंदों की जीडी हो जाती है, डॉक्यूमेंट सबके कलेक्ट हो जाते हैं, पूरा प्रोसेस होने के बाद में एक बड़े ऑफिसर आते हैं और माइक से चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं। पहले चेस्ट नंबर जो जीडी आउट हो गए हैं उनके होते हैं। लगभग हमारे में 28 बंदे जीडी आउट हुए थे और 450 की रिपोर्टिंग थी। उसमें से लगभग 30-40 बंदे फिजिकल में आउट हुए होंगे। तो भाई सिलेक्ट बहुत बंदे होते हैं। और लास्ट में असेसर ये भी बताते हैं कि मतलब हम है ना खुद बंदों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो ओवर स्मार्ट बनते हैं जिनकी फिजिकल नहीं हो पाता उनका हम क्या करें। और वो फिजिकल अपना इसलिए लेते हैं ताकि जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके कि बंदा उसको कोप अप कर सकता है, मैनेज कर सकता है। वरना ऐसे बंदों को लेके क्या करेंगे जिनसे फिजिकली कवर नहीं हो पा रहा है। फिजिकल के लिए तो ट्रेनिंग तो वो देंगे, पर फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी प्रिपरेशन भी है कि नहीं इस बंदे की। और भाई जीडी में ओवर स्मार्ट बनने का कोई नहीं है। जीडी में हमारे असेसर ने हमको ये बोला कि जो तुम कोचिंग वाले के भरोसे आते हो ना रट रूटा के, ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ओरिजिनलिटी, बंदे की जो जेन्युइन होता है ना बंदा, वो चाहिए। क्योंकि अगर
रटवाने वाले तुम्हारे कोचिंग वाले अगर तुम्हारे कोचिंग वालों के कहने से जो रटवाते हैं उससे सिलेक्ट होते तो वो खुद क्यों नहीं हो गया? अगर इतना ही काबिल था तो उसको एयरफोर्स में होना चाहिए था। तो भाई उनके भरोसे में नहीं आना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी असेसर ने कि कोई भी किसी भी फेस में तुमसे पैसे मांगे तो बिल्कुल नहीं देना। डिफेंस में कोई पैसा नहीं चलता। कोई बोले कि इतना पैसा दे दो तुम्हारा ये करवा देंगे, फिजिकल क्लियर करवा देंगे, मेडिकल, तो ऐसा हमारा कोई बंदा नहीं है। अगर अंदर से कोई बंदा बोले आपसे जो एयरफोर्स में हो तो उसकी आप हमें कंप्लेंट कर सकते हो, और बाहर से बंदा बोले तो उसके ख़िलाफ़ भी आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी जो डिफेंस की सर्विसेज है इनमें पैसों का कोई लोचा नहीं है। पैसे नहीं चलते हैं भाई यहाँ पे। तो जो भी अभी भी जिनका फिजिकल मेडिकल कुछ भी हो और कोई बंदा पैसे वाला मिल रहा है कि भाई इतने पैसे दे दे, 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, मैं तेरा करवा दूँगा, तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अब जब अपने को पता है कि अपना सब क्लियर है तो क्यों किसी को पैसे दें। और इतना करवाने के बाद जो बंदे जीडी आउट हो गए तो उनको निकाल दिया। उनको बहुत अच्छे से समझाया असेसर ने कि अगली बार कोशिश करना, आप अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन पे आपको काम करना है। वो कमियां ढूंढो अपनी और काम करो। ये जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं इनका भी अभी ऐसा मत सोचो कि ये लग ही गए हैं, इनका अभी मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना है। और अपने अगर अब तुम में जुनून हो, एंथुसियाज्म हो फौज को ज्वाइन करने का, डिफेंस में आने का, तो फिर से लग जाओ और मेहनत करो। भाई इतना मोटिवेट करते हैं कि बंदा वहीं से फिर पढ़ने लग जाए। और तो उनको आउट करके और जो बंदे सिलेक्ट होते हैं उनको फिर मेडिकल के लिए गाइड करते हैं। जो अपनी पूरी प्रोसेस होगी उसके 6 पेज देते हैं और नया चेस्ट नंबर भी अलॉट करते हैं। नया चेस्ट नंबर अपनी सारी कॉपियों पे लिखवाते हैं, 6 पेज पे नाम लिखवाते हैं और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड देते हैं। फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के नीचे एक छोटी सी स्लिप होती है, उसमें बेसिक डिटेल अपने सिग्नेचर वगैरह, चेस्ट नंबर ये फिल करने होते हैं। वो फिल करके और मतलब ऐसा है कि हमने फेज़ 2 का एडमिट कार्ड दे दिया है, कॉपी इनको रिसीव हो गई है, इसके लिए सिग्नेचर करवा वो जमा कर लेते हैं, अपने को मेडिकल का एडमिट कार्ड दे देते हैं फिर, और बोलते हैं कि इतनी तारीख को आपका मेडिकल है, आपको पहुंचना है। उसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर इसमें डेट चेंज नहीं हो सकती मेडिकल की, और बंदा अगर नहीं आया तो वो फेल माना जाएगा। ऐसा सब उसमें पढ़ के आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर एयरफोर्स का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है तो माइंडेड तो होंगे आप, इंटेलिजेंट, क्योंकि भाई कंपटीशन इतना है। और अगर इसमें रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है जिसके बाद फेज़ 2 के लिए जा रहे हो, तो उन लाखों बच्चों की भीड़ में से आप पहले ही छट गए हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, मक्कारी मार रहे हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, जिसके बाद में लगभग मतलब नोटिफिकेशन में तो ऐसा बोला था कि हम आपका मेडिकल ले लेंगे, अभी इनिशियल मेडिकल साथ में ही होगा, लेकिन भाई यहाँ आके पता चला कि टाइम लग रहा है उसमें। तो मुझे लगभग 4 तारीख को मेरा फिजिकल था, 4 अगस्त को, और 12 अगस्त उसके लिए मेरे को मेडिकल के लिए टाइम दिया। अब मैं एमपी भोपाल से हूँ, गुवाहाटी से अगर जाता हूँ तो पहली बात तो मैंने ट्रेन के लिए टिकट बुक नहीं करवाई थी, और अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ तो मेरा दिल्ली तक का वो उसमें किराया था वो 11,000 लग रहे थे, और अगले दिन जाता तो 5,000। तो भाई इतने में तो मैं यहीं मैंने सोचा कि इतने में तो मैं यहीं रह लूँगा। तो फिर मैंने यहीं पे रूम वगैरह ढूंढे। तो एक दिन तो मैं बिल्कुल ही ऐसे खंडा टाइप रूम में रहा 200 रुपये में। उसमें बिस्तर कुछ नहीं थे, बेड वगैरह भी कुछ नहीं था, बस एक नॉर्मल सा रूम था। तो मैं ब्लैंकेट लाया था, तो एक रात तो भाई उसमें निकाली। और दिन में मैं सुबह उठा, नहाया धोया, कपड़े धोए, खाना खा के एक मेस पे, और मैं निकल गया कामाख्या देवी मंदिर के लिए। तो कामाख्या देवी मंदिर घूमा, एक बंदा और मिल गया था मेरे को, तो दोनों घूमे। और फिर वहीं पे 2-4 बंदे और जो मतलब फेज़ 2 के लिए आए थे उनसे पहचान हुई। तो उसमें से एक बंदा एमपी उज्जैन का था, तो और एक यूपी का था। वो यूपी वाले बंदे का मेरे साथ ही मेडिकल है, तो उन दोनों के कॉन्टेक्ट लिए, फिर उनके साथ ही आए, फ्रेंडशिप हुई, बातचीत हुई। तो भाई अपनापन लगने लगा और फिर थोड़ा मन भी लगने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बोर हो गया था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जब मैं फेज़ 2 दे के बाहर निकला कि नहीं, मेरे को तब घर जाना है, भले मेडिकल हो या ना हो, और मेरे को नहीं जाना एयरफोर्स में। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ है। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन चिल करना है। और दूर तो है वैसे, टाइम पास नहीं होता है, दिन नहीं निकलता है, पर
ठीक है, अब जो भी है इतना स्ट्रगल तो करना पड़ेगा अगर डिफेंस में जाना है या जॉब पानी है, क्योंकि आपको पता है आजकल जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया है। तो ये जर्नी हुई और पिछले मतलब 9 उससे 4 तारीख से मैं यहीं हूँ। फिर मैंने एक दूसरा रूम देख लिया, ये ठीक ठाक है, 200 रुपये डेली का इसमें मतलब मेरा रेंट है 24 घंटे का पर डे का। और खाना मैं एक मेस पे जाके खाता हूँ, लगभग 70-80 रुपये का पड़ता है मेरे को एक टाइम का खाना। और केला वगैरह ये से ले लेता हूँ, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर ये ले लेता हूँ। पास में ही मॉल है, तो उसमें से लगभग आज 9 तारीख हो गए हैं। तो कल मैं निकलूँगा शाम के टाइम पे छबुआ के लिए। छबुआ में मेरा मेडिकल है 12 अगस्त को। तो मेडिकल के लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो से अपडेट करता रहूँगा। तो भाई ये थी मेरी फेज़ 2 की जर्नी। तो इसमें ज़रूर आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़। और अच्छे से फिजिकल देना और अच्छे से फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना, मतलब देना एग्ज़ाम, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपका अच्छा ही जाएगा। बाय द वे बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद फ्रेंड्स।